हेलो फ्रेंड्स, हम ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन समझ चुके हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन समझ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं इनके न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ 20 न्यूटन फोर्स एंड अ 30 न्यूटन फोर्स सो दैट द रिजल्टेंट इज 40 न्यूटन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है कि एक फोर्स है 20 न्यूटन की, तो हम इसे ए मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 20 न्यूटन है। दूसरी फोर्स दी गई है 30 न्यूटन की, तो उसको बी मान लेते हैं कि दूसरी फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन है। और रिजल्टेंट दिया गया है 40 न्यूटन, तो इस रिजल्टेंट को आर मान लेते हैं। सो क्वेश्चन में उसने कहा कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ 20 न्यूटन फोर्स एंड अ 30 न्यूटन फोर्स सो दैट द रिजल्टेंट इज़ 40 न्यूटन। तो 20 न्यूटन और 30 न्यूटन फोर्सेस हैं, एक को ए एक को बी मान लिया और उसने कहा रिजल्टेंट 40 न्यूटन है, उसको आर मान लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड्स हैं हमारे पास। कैलकुलेट द एंगल, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल थीटा हमें पता करना है। सो जो हमें क्वेश्चन से इंटरप्रेट हुआ है उस चीज़ को हम नोट डाउन कर लेते हैं। हेयर ए का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, बी का मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, जो कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन, रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास है 40 न्यूटन और थीटा एंगल मुझे पता करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में पढ़ा कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि क्या यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो पाती है। सो विल यूज़ आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और उसका अंडर रूट। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल। अब आप इस फॉर्मूला को आर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप आर स्क्वायर से लिखेंगे तो राइट हैंड साइड पे अंडर रूट नहीं आएगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा हम क्या देख पा रहे हैं, कॉस थीटा जो हमें नज़र आ रहा है वो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ये माइनस हो गया और ये 2ab जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया 2ab। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई कॉस थीटा की। मैंने कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर उधर जाके माइनस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर उधर जाके माइनस बी स्क्वायर हो गया, जो 2ab मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया आर स्क्वायर वाली साइड पे जाके, तो मेरे पास कॉस थीटा की ये वैल्यू बन गई। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन से जो वैल्यूज़ गिवन है उनको इसमें पुट करना है। आर की वैल्यू इज़ गिवन 40, सो यहाँ लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू इज़ गिवन 20, यहाँ लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू इज़ गिवन 30, यहाँ लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए मतलब 20 और बी का मतलब है 30। अब इसको सॉल्व करना है। 40 का स्क्वायर मीन्स 1600 माइनस 20 का स्क्वायर मीन्स 400 माइनस 30 का स्क्वायर मीन्स 900 ओवर 2 इंटू 20 इंटू 30। इसको लिखा जा सकता है 1600 माइनस 400 माइनस 900, ये हमारे पास बन गया माइनस करके 300 ओवर 2 इंटू 20 इंटू 30। सो 0 से 0 कट गया, 3 10 30, फिर 0 से 0 कट गया और हमारे पास बना 1/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/4।
आप चाहें तो इसे इसी तरह से रहने दे सकते हैं, इसे आंसर लिखा जा सकता है, और अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा रहने दे के कॉज इस तरफ से राइट हैंड साइड पे जाके कॉज इन्वर्स आ जाएगा और 1/4। आप चाहें तो आप आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से आंसर ठीक लिखा जाएगा। कॉस थीटा मेरे पास आ गया, कॉस थीटा आ गया 1/4, दिस इज़ द आंसर। यहाँ से मुझे पता चल गया कि एंगल कितना है ए वेक्टर और बी वेक्टर में। आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू कॉस को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके गए वो कॉस से कॉस इन्वर्स बन गया, तो ऊपर पावर -1 लिखिए और साथ में 1/4, दोनों ही तरीके से इसको लिखा जा सकता है। सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक से क्वेश्चंस ही करेंगे, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट कीजिएगा। सो सेकेंड क्वेश्चन है, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 3:5 में। अगर मैग्नीट्यूड 3:5 में है तो इसका मतलब एक फोर्स को हम 3x और दूसरी फोर्स को 5x लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्सेस का 3:5, तो एक फोर्स को 3x और दूसरी फोर्स को 5x लिखा जा सकता है। गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। ये 28 न्यूटन क्या है, r की वैल्यू। इफ़ द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, मतलब थीटा 60 डिग्री है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। हर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है एग्जैक्ट, हमें रेशियो में वैल्यू दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा। विल यूज़ दिस फॉर्मूला अगेन एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। अब ए और बी हमने लिया तो हम कह सकते हैं लेट ए एंड बी द टू फोर्सेस। दो फोर्सेस जो हैं वो मान लीजिए ए है और बी है। इसका मतलब है कि ए जो है हम लिख सकते हैं 3x और बी क्या लिख सकते हैं 5x। बी को लिखा 5x, ए को लिखा 3x, बी को लिखा 5x। आर दिया है 28 न्यूटन, आर को लिख दिया 28 न्यूटन, और थीटा गिवन है 60 डिग्रीज, थीटा 60 डिग्रीज लिख दिया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा √। ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू है 28, a की वैल्यू है 3x और 3x का स्क्वायर बन गया, b की वैल्यू है 5x तो 5x का स्क्वायर बन गया, 2 इंटू a मतलब 3x, b मतलब 5x इंटू कॉस ऑफ थीटा मतलब 60 डिग्रीज, कॉस 60 डिग्रीज, इसका + ले लिया हमने। इसका मतलब क्या है, 28 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बना 9 और x का स्क्वायर बना x² प्लस 5 का स्क्वायर बना 25 और x का स्क्वायर बना x² प्लस 5 3 = 15, 15 2 = 30, x इंटू x² cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसका √। इसका मतलब क्या है कि 28 इज इक्वल्स टू 25 and 9 is 34, 34x² प्लस 2 15 दिया, जब 30/2 हमने किया तो फना 15x², इसका √। इसका मतलब है 28 इज इक्वल्स टू 49x² का √। और 49x² का जब हम √, करेंगे तो वो बना 49 का √7 और x² का √x। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 28/7, मतलब x हमारे पास आ चुका है 4। x की वैल्यू 4 आई है, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करो। हमारे पास x आ चुका है, वहाँ से क्या हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। a है 3x तो x हमारे पास आया है 4, x है हमारे पास 4, सो a इंटू 3x बना 3 इंटू 4 मतलब 12 न्यूटन, और b है हमारे पास 5x तो
x को 4 लिखा तो 5 4 ज़ा 20 न्यूटन। सो ये है हमारे पास a और b की वैल्यूज़। a और b की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। a की वैल्यू है 12 न्यूटन और b की वैल्यू है 20 न्यूटन। सो ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं और लीस्ट रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं दो फोर्सेस के लिए। एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, इज 10 न्यूटन। ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो 10 न्यूटन है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 10 न्यूटन ग्रेटेस्ट वैल्यू है। उसने कहा है ना ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो 10 न्यूटन है ग्रेटेस्ट वैल्यू और 6 न्यूटन है लीस्ट वैल्यू। सो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो 10 न्यूटन है ग्रेटेस्ट वैल्यू, 6 न्यूटन है लीस्ट वैल्यू। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अगर हम हर फोर्स को 3 न्यूटन से इंक्रीज कर दें, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेज व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। तो अब हमने ये देखना है कि जो नई सेट ऑफ फोर्सेज बनी उनका क्या रिजल्टेंट होगा अगर वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज के एंगल पे इंक्लाइंड है। तो उससे पहले हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्टेंट दिए हैं। अगर हमें फोर्सेस पता चल जाएंगी a और b तभी हम उनमें 3 न्यूटन ऐड कर पाएंगे। तो अभी के लिए हमारा टास्क ये नज़र आ रहा है कि हम a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ तक की जो लाइंस हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइंस हैं वहाँ पे मुझे a और b फाइंड करना है और उसी के बाद हम उसमें 3 न्यूटन ऐड करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। लेट a एंड b बी द टू फोर्सेस। मान लीजिए a और b है दो फोर्सेस, एक है a एक है b। अब उसने ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट दी है, तो हम पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कब आती है हमारे पास और लीस्ट वैल्यू कब आती है। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में एक स्पेशल केस किया था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आती है a प्लस b जो कि थीटा 0 डिग्रीज पे होती है। और ये सिचुएशन कब होती है जब दोनों वेक्टर्स या तो स्ट्रेट लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन में हों या पैरेलल हों। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट जो है वो होती है a प्लस बी और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट है वो होती है a माइनस बी जो कि थीटा 180 डिग्रीज पे होती है। आपको बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। अगर a बिगर है तो a माइनस बी कर दीजिए, अगर b बिगर है तो b माइनस a कर दीजिए। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट लिखना है तो वो होगा a प्लस बी, अगर मिनिमम लिखना है तो वो होगा a माइनस बी। सो इस सिचुएशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि a और b अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, देयरफॉर ग्रेटेस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ग्रेटेस्ट फोर्स मेरे पास बन गई a प्लस बी। a प्लस बी हमें कितना दिया है 10 न्यूटन और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू 10 है। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट दी है 6 न्यूटन। लीस्ट फोर्स या लीस्ट रिजल्टेंट इज a माइनस बी होता है और a माइनस बी हमें दिया है 6 न्यूटन। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी है 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन है मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने इन दोनों को क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कर दिया ऐड। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी तो a में a ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 2a, b माइनस बी क्या बनेगा 0, प्लस b माइनस बी क्या बना 0, a प्लस a बना 2a प्लस b माइनस बी बना 0 और 10 प्लस 6 बना 16। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ गई 16/2 मतलब 8 न्यूटन की फोर्स है a।
अब बात करें बी की, तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करने लगी हूँ कि ए प्लस बी जो है वो 10 है। उसमें ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी 8, तो 8 प्लस बी 10 है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 8, मतलब 2 न्यूटन की जो फोर्स है वो बी है। अब हमारे पास ए और बी दोनों फोर्सेस आ चुकी हैं। अब हम अगला काम कर सकते हैं कि इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। अब हमारे पास दोनों फोर्सेस हैं। अब क्या करेंगे, हर फोर्स को 3 न्यूटन से इंक्रीज़ करेंगे। ए को भी 3 न्यूटन से इंक्रीज़ करेंगे, बी को भी 3 न्यूटन से इंक्रीज़ करेंगे। पहले इतना करके देखते हैं, ए को 3 न्यूटन से इंक्रीज़ करें और बी को 3 न्यूटन से इंक्रीज़ करें। तो यहाँ पे ए को जब मैं 3 न्यूटन से इंक्रीज़ करने लगी हूँ तो मैं नई फोर्स को कह देती हूँ ए डैश। 3 न्यूटन से इंक्रीज़ करूँगी तो 8 प्लस 3 11 न्यूटन मेरे पास नई ए बनी है। और बी को 3 न्यूटन से इंक्रीज़ करूँगी तो उसको कह देते हैं बी डैश। 2 प्लस 3 मतलब 5 न्यूटन जो है मेरे पास न्यू फोर्स बनी है बी। इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, इतना काम कर लिया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस। अब इन दोनों न्यू फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है मुझे, ठीक है जी। अब मेरे पास ये ए और ये बी है और इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। अब ये दोनों ए डैश और बी डैश एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पे हैं। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा 90 डिग्रीज है। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, वो कर लिया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेज व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ अब वो 90 डिग्रीज पे हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास समझ में हमें आ रहा है वो ये है कि जो नई फोर्स उसने दी है वो ए डैश है 11 न्यूटन, नई फोर्स जो बी की दी है वो 5 न्यूटन, और थीटा दिया है 90 डिग्रीज, और हमें क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करने लगे हैं। अब हमारे पास ए डैश है 11 न्यूटन, बी डैश है 5 न्यूटन, थीटा है 90 डिग्रीज, और हमें आर डैश फाइंड करना है, रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस। तो वो हम सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर डैश इज इक्वल्स टू ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्रीज। दोनों में एंगल 90 डिग्रीज का है, इसको अंडर रूट कर दिया, ठीक है जी। कॉस 90 डिग्रीज जो है वो हमारे पास होता है 0, तो कॉस 90 डिग्रीज की जगह हम 0 लिख देंगे। सो ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस 2a डैश बी डैश कॉस 90 0, इसका अंडर रूट। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0। सो ये वाला जो पोर्शन है ये 0 हो गया, तो ये बना a डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर, ये बन गया 0, इसका अंडर रूट। a डैश की वैल्यू फाइंड की, पुट की 11 का स्क्वायर बना, b डैश की वैल्यू पुट की 5, तो ये बना 5 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। 11 का स्क्वायर होता है 121, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसका अंडर रूट। ये बना 146 का अंडर रूट। अब 146 का अंडर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, 144 होता है 12 का अंडर रूट, तो 146 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.1 का अंडर रूट है। सो 12.1 न्यूटन जो है वो हमारे पास आ गई रिजल्टेंट की वैल्यू। लेकिन उसने कहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेज व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। हमने जो उसने रिजल्टेंट कहा है कैलकुलेट करने के लिए, हमने जो कैलकुलेट किया है वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, ठीक है। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा है कि रिजल्टेंट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना होता है और डायरेक्शन भी लिखनी होती है। जो हमने कैलकुलेट किया वो मैग्नीट्यूड है, अभी हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। डायरेक्शन रिजल्टेंट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी डिराइव किया है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी डिराइव किया है। तो आपके लिए पहले उन टॉपिक्स की वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये फॉर्मूला समझ पाएंगे। यहाँ पे 2 एंगल्स आप देख पा रहे हैं, एक है थीटा, एक है बीटा।
जो थीटा है वो है ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल, जो बीटा है वो है आर वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल, रिजल्टेंट और ए वेक्टर में एंगल। तो ये बात हमने डेरिवेशन में अच्छे से समझाई है कि एंगल थीटा और बीटा कहाँ लाई करते हैं। तो थीटा ए और बी में एंगल है और बीटा आर और ए में एंगल है। तो इस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं आर डैश की। तो हम ये मान लेते हैं लेट द रिजल्टेंट, हमने ये मानने की कोशिश की है कि जो आर डैश वेक्टर है वो ए डैश के साथ बीटा एंगल बनाता है। लेट द रिजल्टेंट आर डैश वेक्टर मेक्स एन एंगल ए डैश वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विद ए डैश वेक्टर। देन हमारे पास tan बीटा क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा बी साइन थीटा था, ये देखिए हमारे पास था बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी यहाँ पे है बी डैश, तो बना बी डैश साइन थीटा ओवर ए डैश प्लस बी डैश कॉस थीटा। और थीटा हमें पता है कितना है इस केस में 90 डिग्रीज, ये देखिए थीटा है 90 डिग्रीज। तो उस वैल्यूज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बी डैश साइन 90 डिग्रीज ओवर ए डैश प्लस बी डैश कॉस 90 डिग्रीज, ए डैश प्लस बी डैश कॉस 90 डिग्रीज। साइन 90 डिग्री होता है 1, सो ये हमारे पास बना बी डैश इंटू 1। कॉस 90 डिग्रीज होता है 0, सो ये बना ए डैश प्लस बी डैश इंटू 0। बी डैश इंटू 1 बी डैश बन गया और बी डैश इंटू 0 0 बन गया, हमारे पास रह गया बी डैश ओवर ए डैश। बी डैश और ए डैश की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बी डैश है 5, ए डैश है 11, सो हमारे पास बना बी डैश ओवर ए डैश 5/11। यहाँ से हमें ये पता चला कि डायरेक्शन कितनी है, tan बीटा इज इक्वल्स टू 5/11। दिस इज़ द आंसर। आप इसे बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/11 भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ चुकी है। हमने रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया और डायरेक्शन कैलकुलेट की। डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, tan बीटा। जब आपको डायरेक्शन लिखनी है तब आपको tan बीटा कैलकुलेट करना है। सो हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्सेस हैं, एक पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रही हैं और रिजल्टेंट है 1 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, तो दो फोर्सेस को F1 और F2 मान लेते हैं कि F1 और F2 दो फोर्सेस हैं और ये दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तब एंगल होता है 180 डिग्रीज़ का। ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल होता है 180 डिग्रीज़ का और वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होती है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, मतलब a माइनस बी या b माइनस ए। सो यहाँ पे हम इसी नॉलेज को यूज़ करेंगे। सो हम पहले इतना पोर्शन सॉल्व करने लगे हैं। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस हैव ए रिजल्टेंट ऑफ 1 न्यूटन। रिजल्टेंट की वैल्यू उसने दी है 1 न्यूटन की। सो हम इस चीज़ को सॉल्व करने लगे हैं। सो सोल्यूशन लिखते हैं, लेट F1 and F2 be the two forces acting on a particle. Let F1 and F2 be the two forces acting on a particle. Acting on a particle. एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 and F2। ठीक है, अब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब फर्स्ट पार्ट सोच लेते हैं कि जब दोनों फोर्सेस, व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तब हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू होगी a माइनस बी। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट की वैल्यू लिख लेते हैं a माइनस बी, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2, F1 माइनस F2।
और रिजल्टेंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1 न्यूटन। तो आर की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस F2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। सो हमने यहाँ तक सॉल्व करके वहाँ से F1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की और उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया है। अब उसने आगे कहा है इफ़ दे एक्ट एट राइट एंगल, अगर ये दोनों राइट एंगल्स पे एक्ट करते हैं, मतलब थीटा हो 90 डिग्रीज का, इफ़ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 90 डिग्रीज का हो, फिर इसका रिजल्टेंट बनता है 5 न्यूटन। तो आर डैश हम इसको कह देते हैं, वो है 5 न्यूटन। सो अब हम ये देखते हैं कि जब एंगल इन दोनों में 90 डिग्रीज का हो तब हमारे पास रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में स्पेशल केस करके ये केस समझा था कि जब दोनों फैक्टर्स में एंगल 90 डिग्रीज का हो तब हम रिजल्टेंट लिखते हैं a² प्लस b² का अंडर रूट और डायरेक्शन लिखते हैं b/a। जब दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल हो 90 डिग्रीज का तब हम रिजल्टेंट लिखते हैं a² प्लस b² का अंडर रूट और डायरेक्शन कैलकुलेट होती है tan बीटा इज इक्वल्स टू b/a से। सो इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करने लगे हैं। उसने कहा इफ़ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर रिजल्टेंट इज़ 5 न्यूटन। तो हम रिजल्टेंट की वैल्यू लिखते हैं a² प्लस b² का अंडर रूट। सो हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं। When the two forces act at right angles, when the two forces act at right angle to each other, right angle to each other, जब दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं, therefore R की वैल्यू है R की वैल्यू a² प्लस b² का अंडर रूट होती है। तो यहाँ पे A की जगह हमने लिखा है F1, B की जगह लिखा है F2 और R की जगह लिखा है R डैश। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे R डैश इज इक्वल टू F1² प्लस F2² का अंडर रूट। ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम क्या करें, अब हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। R डैश की वैल्यू हमें दी है 5। सो R डैश की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 5 इज इक्वल्स टू F1² प्लस F2² का अंडर रूट। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट हटा के वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और हम इसको लिख पाएंगे F1² हम लिखने जा रहे हैं F1² प्लस F2²। अंडर रूट हटा के राइट हैंड साइड पे लिखा तो वो 5 का स्क्वायर बन गया। सो बना F1² प्लस F2² यहाँ से आया और ये अंडर रूट राइट हैंड साइड पे गया तो वो बना 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। F1² प्लस F2² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में F1 की वैल्यू है 1 प्लस F2। इसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। F1 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 1 प्लस F2। सो F1 की जगह मैं लिखने जा रही हूँ 1 प्लस F2। सो उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करने लगे हैं। A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं जहाँ a होगा 1 और b होगा F2। सो a² प्लस b² प्लस 2ab क्या बना, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू 1 इंटू F2। ये इसको सॉल्व हुआ और ये F2 का स्क्वायर साथ में चला और इज इक्वल्स टू 25 एज इट इज़। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, F2 का स्क्वायर F2² प्लस 2 इंटू 1 इंटू F2 बना 2F2 प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सो 1 प्लस F2² प्लस F2² मतलब 2F2² प्लस 2F2 इज इक्वल्स टू 25। अब 1 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके 25 में से माइनस हो जाएगा। सो 2F2² प्लस 2F2 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1। ये बना 2F2² प्लस 2F2 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1
24। अब हम देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन लिया 2f2 स्क्वायर प्लस f2, राइट हैंड साइड से 2 कॉमन लिया 2 इंटू 12 बना 24। सो 2 से 2 कैंसिल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे, सो ये बना f2 स्क्वायर प्लस f2 इज इक्वल्स टू 12। इसको हम लिख सकते हैं f2 स्क्वायर प्लस f2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करने के लिए f2 स्क्वायर प्लस 4f2 माइनस 3f2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 4f2 माइनस 3f2 बना f2। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे f2 और f2 प्लस 4। हमने f2 कॉमन लिया तो ये बन गया f2 प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन लिया तो बना f2 प्लस 4। ये बन जाएगा वापस से माइनस 3f2 और माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि f2 प्लस 4 और f2 प्लस 4, सो ये बना, यहाँ से वैल्यू बनी f2 प्लस 4 इंटू f2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एंड वी कैन मेक आउट कि f2 की वैल्यू जो है यहाँ से बन सकती है, मतलब हम लिखें f2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है या f2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ये दोनों ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास f2 की। सो यहाँ से f2 बना माइनस 4 और यहाँ से f2 बना 3। सो इसका मतलब हमारे पास फोर्स f2 की 2 वैल्यूज़ हैं, 3 न्यूटन और माइनस 4 न्यूटन। ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास फोर्स f2 की। अब यहाँ से हम f1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था f1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस f2। यहाँ से हम f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। f2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन 1 से हमारे पास पता चला है कि f1 इज़ 1 प्लस f2, f1 इज़ 1 प्लस f2। और जब f2 हमारे पास 3 न्यूटन होगा, f2 अगर 3 न्यूटन है तो f1 बन जाएगा 1 प्लस 3 मतलब 4 न्यूटन। और जब f2 माइनस 4 न्यूटन है, जब f2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4 न्यूटन, तो f1 बन जाएगा 1 प्लस f2, 1 प्लस f2 और f2 है यहाँ पे माइनस 4, तो 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 न्यूटन। तो यहाँ से ये बात सामने आई कि f1 और f2 की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी थी। उसने क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 2 फोर्सेस, तो f1 और f2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब पेयर क्या बना कि f1 है 4 न्यूटन और f2 है, f1 4 न्यूटन है तो f2 है 3 न्यूटन। एक सेट ऑफ वैल्यूज़ ये है और दूसरा है f1 अगर है माइनस 3 न्यूटन तो f2 है माइनस 4 न्यूटन। ये 2 सेट ऑफ वैल्यूज़ बनी जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। सो ये इस क्वेश्चन का सल्यूशन हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस हैं हमारे पास। मान लीजिए 2 फोर्सेस A और B, आप F1 और F2 भी ले सकते हैं। उनका सम, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड का सम जो है 18 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड का सम 18 न्यूटन है, मतलब A प्लस B 18 न्यूटन होगा। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स मतलब अगर मैं 2 फोर्सेज को A और B लूँ तो उनका मैग्नीट्यूड का सम 18 न्यूटन है, ये क्वेश्चन में कहा गया। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं R के साथ और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन। इफ़ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड बिग होगा।
एक की कम वैल्यू होगी, एक की ज़्यादा वैल्यू होगी। उसने कहा रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, रिजल्टेंट का एंगल विद वेक्टर होता है बीटा। जो थीटा होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल होता है, जो रिजल्टेंट का एंगल होता है वो बीटा होता है। तो बीटा एंगल है रिजल्टेंट का फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड का। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, हमें ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमने मान लिया कि ए और बी दो फोर्सेस हैं, सो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू फोर्सेस। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो फोर्सेस हैं और हमने मान लिया कि इन दोनों फोर्सेस में एंगल जो है वो थीटा है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। इसका मतलब हम क्वेश्चन से ये इंटरप्रेट कर चुके हैं कि a प्लस बी जो है वो 18 है। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन, जिससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 18, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 18 माइनस a। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है, b इज इक्वल्स टू 18 माइनस a। अब उसने कहा कि इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। बीटा की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, और हमारे पास बीटा की जो वैल्यू है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। tan बीटा क्या होता है, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो tan बीटा का फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, tan बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमने tan बीटा की वैल्यू लिखी है। अब बीटा हमें गिवन है 90 डिग्रीज, सो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, और जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब tan 90 डिग्रीज जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, tan 90 डिग्रीज की जगह tan 90 डिग्रीज होता है इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। और जब हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू होती है तो हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है। जब भी हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल में न्यूमरेटर में इन्फिनिटी वैल्यू होगी, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर, ये जो रीज़न है उसका रीज़न है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो है। जब किसी स्केलर वैल्यू के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तब हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो है। a प्लस बी कॉस थीटा ज़ीरो होने का मतलब है कि b कॉस थीटा है माइनस a। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। हमने एक मार्क की थी इक्वेशन नंबर 1 जो थी 18 माइनस a, अब मार्क की है इक्वेशन नंबर 2 जो ये कहती है कि b कॉस थीटा माइनस a है। अब हम वैल्यू लिखते हैं रिजल्टेंट की। उसने हमें रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज़ 12 न्यूटन, तो इस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखते हैं। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है एज आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है अंडर रूट के साथ। ए की वैल्यू अगर हम इसको इस तरह से लिखें, रिजल्टेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 12, यहाँ से हम 12 लिखेंगे। सो इसको इस तरह से पहले लिखने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट हटा के इधर स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्टेंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 12, तो ये बन गया 12 का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 18 माइनस ए। इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो मेरे पास b की वैल्यू है 18 माइनस ए, तो मैं इस वैल्यू को यूज़ करने लगी हूँ। फ्रॉम 1 b इज इक्वल्स टू 18 माइनस ए, सो ये बना 18 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a और b कॉस थीटा हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 से माइनस ए। अब इस स्टेप में मैंने इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू लिखी 18 माइनस ए और इक्वेशन नंबर 2 से b कॉस थीटा की वैल्यू लिखी माइनस ए। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ यूज़ की है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ 18 माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, 18 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू ए, और यहाँ पे आ गया प्लस 2a इंटू माइनस ए। ये बन गया मेरे पास 144 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर हमारे पास आया 324 प्लस ए स्क्वायर माइनस 18 2 ज़ा 36a 2a इंटू माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर बन गया। ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 144 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 324 प्लस ए स्क्वायर माइनस 36a माइनस 2a स्क्वायर। 144 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 324 माइनस 36a एंड माइनस 2a स्क्वायर। अब 2a प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये 324 इधर में हम ले गए, 144 माइनस 324 इज इक्वल्स टू माइनस 36a। 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर ज़ीरो दे दिया या कैंसिल हो गए। ये 324 हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और राइट हैंड साइड पे मेरे पास रह गया माइनस 36। ये जब हम माइनस करेंगे मेरे पास बना माइनस 180 इज इक्वल्स टू माइनस 36 से यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस 180 ओवर माइनस 36। यहाँ से a मेरे पास बन जाएगा 180 ओवर 36। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 0 6 2 ज़ा 12, 6 10 ज़ा 60, 2 5 ज़ा 10। सो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 और हमारे पास a और b जो है वो फोर्सेस हैं। फोर्सेस हैं a और b, इसका मतलब फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं। तो a की वैल्यू मेरे पास बन गई 5 न्यूटन। लेकिन हमें दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, a और b दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। अगर a की वैल्यू 5 न्यूटन है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 18 माइनस a। इक्वेशन 1 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सामने। इक्वेशन 1 हमें बताती है कि b है 18 माइनस a, 18 माइनस 5, तो 18 माइनस 5 करके हमारे पास आ गया 13 न्यूटन। सो क्वेश्चन में उसने कहा था कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करो। हमने दोनों फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक की वैल्यू है 5 न्यूटन और एक की वैल्यू है 13 न्यूटन। सो आज हमने न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की है। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के बेसिस पे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के बेसिस पे। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा बच्चे कि जब भी आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करनी है तब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को पहले अच्छे से समझ लें और आपके पास ये फॉर्मूला शीट तैयार होनी चाहिए जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू लिखी हो। फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से 3 बातें सीखी थी। एक है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, एक है मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट और एक है कि जब एंगल थीटा 90 डिग्रीज हो तब रिजल्टेंट की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे इन टॉपिक्स की, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के। ये जो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए ये बिल्कुल बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हायर ऑर्डर क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।